नमस्कार। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनाव से पहले एक बार फिर जातिगत जनगणना का राग अलापा है। दरअसल बिहार में नीतीश सरकार की ओर से कराए जा रहे जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है, जिसका हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी जातिगत सर्वेक्षण को कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करना चाहती है, लेकिन माननीय पटना उच्च न्यायालय ने इस पर लगी रोक को हटाकर हर वंचित, शोषित के लिए सामाजिक न्याय ही नहीं बल्कि आने वाले समय में आर्थिक न्याय का भी रास्ता खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी कहा है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जब अपने अधिकारियों के लिए मिलकर एक साथ खड़े हो जाएंगे तो ये प्रभुत्ववादी सोच की गिनती के लोग सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने वाली इस गणना के आगे कहीं नहीं टिकेंगे। कमलनाथ ने लिखा है कि जातीय जनगणना सबके हक की अनुपातित हिस्सेदारी की राह खोलेगी और सच में लोकतंत्र की दिशा नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। बीजेपी की सामंती सोच गैर बराबरी और दमन की रही है, इसलिए वो गरीब कमजोर के हक को मारने के लिए जातीय जनगणना की विरोधी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट में बीजेपी को सामाजिक हकमारी का प्रतीक बताया है। हालांकि जातिगत जनगणना के सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन चुनाव से करीब 2.5 महीने पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जातिगत जनगणना का चुनावी शुगुफा जरूर छोड़ दिया है और इसे लेकर बीजेपी अब परेशान है। आपको बता दें कि भारत में जातिगत जनगणना की मांग दशकों पुरानी रही है। इसका मकसद एक ही है, अलग अलग जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरी में आरक्षण देना, जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना बताया जाता और इसमें गलत है, ये होना भी चाहिए, तभी समाज में बराबरी स्थापित होगी। माना यह जाता है कि बीजेपी को हर तरफ की जनगणना से डर है, इससे अगड़ी जातियों के उसके वोटर नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी का जो परंपरागत हिंदू वोट बैंक है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो बिखर सकता है। वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय के नाम पर साल 2024 के चुनावों में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने, दलित पिछड़े वोटों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने साल 2010-11 में देश भर में आर्थिक, सामाजिक और जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन इसके आंकड़े आज तक जारी नहीं हुए। क्यों, किसी को नहीं पता। इसी तरह साल 2015 में कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके भी आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। क्यों, किसी को पता नहीं। अब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का जो राग अलापा है, वो विधानसभा चुनाव में एक और मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां भले ही ये कहती हूं कि वो जाति वर्ग में भेद नहीं करती हैं, लेकिन यह सच है कि जाति और वर्ग की राजनीति के बिना किसी भी पार्टी का काम नहीं चल सकता। और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, राजनीतिक पार्टी से हैं। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। घनश्याम पुरूनिया, जो कि पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं। अब्बास हफीज, जो कि कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ घनश्याम पुरूनिया जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं। घनश्याम जी, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो ट्वीट किया है और जातिगत जनगणना कराने की बात कही है और कहा है कि यह दलित, पिछड़े, शोषित वर्ग के लिए अच्छी बात है, उनके हित की बात है, उसे आप कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी इसके समर्थन में है? कांग्रेस ने ना तो कभी अनुसूचित जाति वर्ग का कल्याण किया और ना कभी इनकी मंशा इन वर्गों के कल्याण की रही है। केवल चुनावी समय में चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हैं,
इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के हित में अच्छी अच्छी बातें बोलकर और इन वर्गों को कैसे अपनी ओर लुभाया जा सकता है, कैसे हम इन वर्गों के हितैषी बन सकते हैं, कैसे हम इन वर्गों का बहुत अच्छा सोचते हैं, ये केवल दिखावा ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से करती आई है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जितना अपमानित कांग्रेस ने किया, उतने बड़े पुरोधा, इतने बड़े विद्वान जिन्होंने हिंदुस्तान का संविधान लिखा, 100 यूनिवर्सिटियां उन पर कुर्बान, इतने बड़े विद्वान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कभी कांग्रेस ने भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। वो क्या अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण की बात करेंगे? वो तो केवल वोट की राजनीति करते हैं और वोट इन वर्गों का कैसे प्राप्त हो चुनावी समय में, ये उनकी गिनती है। ना तो उनको कोई ये है कि साहब की अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की जनसंख्या एकत्रित की जाए। अरे भाई, जब आपकी सरकारें थी, हिंदुस्तान को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, इन 75 वर्षों में से कुछ समय की 10-20 साल भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों की सरकारों को निकाल दें तो आपकी सरकार प्रदेशों में रही, आपकी सरकार केंद्रों में रही, तो आपने इन वर्गों का कल्याण क्यों नहीं किया? ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब्बास साहब, घनश्याम प्रोजनिया ने तो अपनी बात रख दी है, उन्होंने सीधा सीधा ये आरोप लगा दिया, हालांकि ये नहीं बताया कि जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी क्या सोचती है। मेरा अगला सवाल उनसे यही होगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसके जवाब में आप क्या कहेंगे? मनोज जी, मैं बहुत धैर्य के साथ सुन रहा था माननीय पूर्व विधायक जी को कि मुझे लगा कि शायद उनको ये समझ में ही नहीं आया कि जातिगत जनगणना क्या है। उन्होंने एससी वर्ग की बात करी, आदिवासी वर्ग की बात करी, जनजातीय वर्ग की बात तक सीमित कर दी। यहाँ पर हर एक वर्ग जितने भी हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग की जातियां हों, उनकी गिनती की बात है, उनके की बात है। मध्य प्रदेश में हमने आरक्षण से हाथ धो बैठे कमलनाथ जी ने दिया था अतिरिक्त आरक्षण ओबीसी वर्ग को, क्योंकि अदालत के अंदर ये आंकड़े नहीं दे पाई शिवराज सरकार। जब अदालत ने मांगा हाईकोर्ट ने कि आंकड़े लाके दीजिए, इनके पास कोई आंकड़े नहीं थे, सर्वे समय पे नहीं कराया था। जातिगत जनगणना के अगर ये समर्थन में होते तो पिछले 10 सालों में ये करा चुके होते। और हमारी पार्टी ने 2011 में 12 में जो सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना कराई थी, कास्ट सेंसस कराया था, जिसमें 3 साल लगते हैं। 2014 में इनकी सरकार आई और इन्होंने उसको उस पर रख के बैठ गया और उसको टेबल के अंदर रख दिया और उस रिपोर्ट के ऊपर बैठ के इन्होंने 9 साल तक सत्ता में रहने का काम किया। जब ही अगर आंकड़े के सार्वजनिक कर देते तो इनकी जो सोच थी वो सार्वजनिक हो जाती, लेकिन उन्होंने नहीं करके बता दिया कि ये जातिगत जनगणना के विरोध में रहें और कुछ नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, जिसकी जितनी संख्या बल है उसके हिसाब से उसको उसके अधिकार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है, रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अब दूसरी बात पे आते हैं। इन्होंने कहा कि हमने, कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर जी का अपमान किया। आदरणीय पूर्व विधायक जी को बताना चाहता हूँ मनोज जी, पूरे जनता के सामने जो आपके दर्शक देख रहे हैं, तो उनको मजबूर कर दिया था माननीय दीन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इस्तीफा देने के लिए, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल लाने का काम किया था और एड़ी चोटी का विरोध इनके पुरखे जो पार्टी के हैं, जो संस्थापक रहे हैं पार्टी के, उन्होंने किया था। इतिहास के पन्नों से आप मिटा नहीं सकते कि जो तकलीफ मुखर्जी जी ने दी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, वो अम्बेडकर जी को नहीं हुई। उसी से वो इस्तीफा देने को मजबूर हुए और उन्होंने अपने जो पद था उसको इस्तीफा दिया। तो ये सार्वजनिक चीजें इतिहास के पन्नों से बदली नहीं जा सकती हैं। कमलनाथ जी बहुत पहले से स्पष्ट कर चुके हैं। कमलनाथ जी ने अधिकार देने का काम किया था, ओबीसी की जो जातियां, उनको आरक्षण जो अतिरिक्त जरूरत थी उसको दिया था। उस वक्त बीजेपी 15 साल से सरकार में रह के सिर्फ और सिर्फ भ्रमित कर रही थी। जब दे दिया तो सत्ता में ये दोबारा लौट गए जबरदस्ती, और इनकी नाकामी की वजह से या इनकी गलत मंशा की वजह से हाईकोर्ट से वो ये रद्द करा के ले आए। क्योंकि हाईकोर्ट में ये कितना ही कहने वकील के बाद माध्यम से ये हो गया वो हो गया, बात सिर्फ इतनी थी कि माननीय न्यायाधीशों ने ये मांगा था शिवराज सरकार से कि आप अपने आंकड़े दीजिए, जातिगत आंकड़े जो है कि किस जाति के कितने नंबर्स हैं, जो बीजेपी की शिवराज सरकार नहीं दे पाई थी। अभी पिछले हफ्ते ही माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया था ओबीसी सम्मेलन के अंदर कि जब सत्ता में कांग्रेस आएगी तो यहाँ जातिगत जनगणना होगी। बीजेपी इसको राजनीतिक नजर से क्यों देख रही है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। खुल के आइए, समर्थन में घनश्याम जी, कहिए कि हाफिज साहब का समर्थन यह करें। कहना है कि अगर कांग्रेस कहती है कि जातिगत जनगणना होगी तो ये तो समाज में बराबरी के लिए अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि किस जाति के कितने लोग, और ये बार बार मांग भी चल रही है तमाम समाजों के, जिस जाति के जितने लोग
उनको उतनी सुविधाएं, उनको उतना आरक्षण, ये मांग लंबे समय से चल रही है। तो इसमें इसमें क्योंकि एक तरफ तो हम समाज के उत्थान की बात करते हैं, जातियों के उत्थान की बात करते हैं, जातिगत राजनीति भी करते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे इनकार नहीं कर सकती, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। लेकिन अगर ऐसा है तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, देखिए मनोज जी, मैंने ये अभी हमारे आप जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसा किया। अरे सुनो साहब, हमारी तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका स्थान मिले ये तय हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में एक महामंत्री का पद अनुसूचित जाति के लिए, मंडल में भी एक पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, और जब वो पार्षदों के पार्षद बनते हैं, एडमिन बनते हैं, उसमें भी हम अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का ध्यान में रखते हैं। कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं रखा है। आप बताएं, कांग्रेस पार्टी, आप बताएं कांग्रेस ने कभी, हम अगर कहते हैं कि हम समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण उत्थान कर रहे हैं, वो धरातल पर करते हैं, हवा हवा में नहीं करते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण की बात करती है, कहती नहीं है, धरातल पर उतारने की बात करती है। और इसलिए आज आप देखेंगे जो हम लोग गरीब लोगों को अन्न दे रहे हैं, गरीबों को मकान देने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस ने कब किया मकान देने का काम? आप तो केवल बात करने का काम करते हैं। कांग्रेस केवल अनुसूचित जाति, गरीबी हटाओ, ये इसकी बात करती है, इन वर्गों का कभी कल्याण नहीं करती है। कल्याण करने का काम तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती आई है। लेकिन घनश्याम जी, मेरा एक सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या विरोध में? इतने विचलित क्यों होते हैं? घनश्याम जी, आवाज आ रही है मेरी? घनश्याम जी, आपके यहाँ बिजली चली गई क्या? जी मैं रास्ते में हूँ, यहाँ मोहना में। तो बिजली है या चली गई? हाँ, तभी अंधेरा अंधेरा सा हो रहा है। बिजली चली गई साहब? आप चिंता नहीं करो, वैसी बिजली नहीं गई जैसे दिग्विजय सिंह के समय में जाती थी। एक तरफ आदमी पंप पकड़ता था और दूसरी तरफ प्लग लगाते थे, यहाँ से आवाज आती थी, लाइट आई, और वहां पर आवाज आती थी, लाइट गई। वैसी लाइट नहीं गई। आप निश्चिंत रहे मनोज जी, कांग्रेस के जमाने का अब्बास, पता है, अब्बास जी, अंधेरा राज्य। अब्बास जी, देखो क्या है, घनश्याम जी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट भी रहे हैं, तो मेरा जो सवाल था उसका तत्काल हाजिर जवाब जो दिया है उन्होंने, आप समझ गए होंगे। लेकिन घनश्याम जी, मेरा सवाल ये था कि क्या बीजेपी जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर उस पक्ष में है जिसमें समाज का सर्वांगीण विकास हो, समाज में सबका कल्याण। अब्बास जी, अब बताइए। जी, घनश्याम जी ने साफ कर दिया, घनश्याम जी ने साफ कर दिया कि जिसमें समाज का कल्याण होगा, बीजेपी हर उस पक्ष में मौजूद है। देखिए मनोज जी, हम सबसे पहली बात यही पूछते हैं कि इधर उधर की बातें कर रहे हैं विधायक जी, वो पूर्व की बातें कर रहे हैं, जो पास्ट है उसकी बात कर रहे हैं कि पूर्व में क्या हुआ और ये हुआ वो हुआ, ये नहीं बता पा रहे हैं कि अगर बीजेपी इतने ही पक्ष में थी तो 9 साल ज्यादा हो चुके हैं मोदी सरकार को, अभी तक इन्होंने क्यों नहीं की? ये इतने विचलित क्यों हो जाते हैं? अरे शांत तो रहिए अपन शांति से। मनोज जी जैसे कांग्रेस के जमाने में सड़कें थी क्या? कांग्रेस में आप बोल लिए अपने समय पर, उससे भी जवाब दे सकता हूँ मैं। अटल जी की सरकार में, मनोज जी इनको बोलने दें, मुझे बोलने दें। आपको क्यों दुख हो रहा है? घनश्याम जी, असल में अपना शो थोड़ा सा है कि आप भी अपनी बात अच्छे से रखें और अब्बास जी भी अपनी, जब घनश्याम जी बोले तो अब्बास जी ना बोलेंगे और अब्बास जी बोलेंगे तो घनश्याम जी नहीं बोलेंगे। जी बताएं। देखिए मनोज जी, मेरा कहना यही है कि ये इधर बातें खूब कर रहे हैं, अच्छे राजनेता हैं, उस हिसाब से बातों को घुमाना जानते हैं। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि इतने ही हितैषी अगर थे तो 9 सालों के अंदर जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? जो कांग्रेस पार्टी की यूपीए सरकार ने, गठबंधन के हमारे सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी, उसके आंकड़े सार्वजनिक करने से ये क्यों घबराए? फिर 2015 में जातिगत जनगणना शुरू हुई, उसके बाद भी आंकड़े सामने नहीं आए। इन्होंने ये विचलित क्यों हो जाते हैं? आखिर बीजेपी को डर क्यों लगता है?
हमारा सवाल यही है कि ये राजनीति का मुद्दा तब बनता है जब बीजेपी विस्तृत होती है। जातिगत जनगणना से इतना डर किस बात का है? इतिहास के पन्नों में जाएंगे, मैं वहां जवाब दे दूंगा। लेकिन आज नहीं, वर्तमान में अब्बास सबसे जी, बड़ा सवाल घनश्याम यह जी है इस बात का कि इसलिए कह रहे थे कि देखिए साहब, बिजली है, सड़क है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया बनाया है, सामाजिक सरोकार की योजनाओं को चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बहुत अच्छे से लॉन्च किया है। प्रदेश में आप देखिए तमाम सारी चीजों को आप देखें तो जो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था उससे बेहतर स्थिति में मध्य प्रदेश आज है। उस समय 25,000 करोड़ का मैं बजट उस पर होता भी था, आता आज हूं। करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का मैं है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब जब मैं उस बीजेपी पर इस भी तरह की योजनाओं को लेकर आ रही है तो आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो इन सब योजनाओं के इतर जाकर गंभीर हो सके परिणाम जिसके। देखिए, सबसे पहली बात मैं उससे भी जवाब दे देता हूँ। जी। दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल में पूरे देश का क्या हाल था ये हम सब जानते हैं। हम्म। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। मनोज जी, आप तो मुझसे बहुत वरिष्ठ थे, तब से कवर कर रहा है राजनीति को, तो जी। आप जानते हैं अच्छे से और हम्म। जनता जानती है कि हम्म। किस तरह से भेदभाव का मामला चलता था मध्य प्रदेश के साथ। हमने सबसे ज्यादा स्टेट हाईवेज बनाए थे, नेशनल हाईवे गड्ढे में थे, और उन नेशनल हाईवेज की जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की। हम्म। हमने विभाजन देखा प्रदेश का, और उसके बाद हमारे पास बिजली की कमी रही, लेकिन जो हमारी बुनियादें थी, जो हमने जो नींव डाली, उसका फायदा आगे तक मिला। मनमोहन सरकार ने दिल खोल के दिया मध्य प्रदेश को। अगर कभी नहीं मिला है तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हड़ताल के ऊपर बैठ गए हैं, धरने पे बैठ गए हैं। ये हमारा कार्यकाल रहा है और ये हमारी कार्यशैली रही है। अब आने वाली बात करते हैं कि आप बीजेपी क्या कर रही है। आपने कहा 3 लाख करोड़ का बजट है। अरे भाई, 3 लाख करोड़ का ही कर्जा भी हो गया प्रदेश को। दिग्विजय सिंह जी की सरकार में तो इससे बहुत कम था कर्जे को आपने 5 गुना बढ़ा दिया, 6 गुना बढ़ा दिया। हर एक व्यक्ति जो पैदा हो रहा है आज, बच्चा वो 40-40 हजार रुपए के कर्जे के साथ पैदा हो रहा है। अब बात आती है यहाँ पर कि हम मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। अरे, हम एक राजनीतिक दल है, जिम्मेदार राजनीतिक दल। विपक्ष में बैठे हैं, जब सत्ता में थे, जब जातिगत जनगणना कराई, विपक्ष में है तो उन तमाम जातियों का साथ देंगे, उन तमाम वर्गों का साथ देंगे जिनको उनका अधिकार नहीं मिला। अगर जातिगत जनगणना से किसी को फायदा पहुंचता है तो क्या परेशानी है? काम तो सारे एक साथ होते हैं। अगर कुछ काम किए जा रहे हैं, आप योजना में मैं जाऊंगा तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ा विषय बन जाएगा। क्या हो रहा है आप सब जानते हैं, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, सब कुछ। लेकिन जातिगत जनगणना अलग है क्या? मनोज जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी हमारे भैया कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अरे भैया, अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे प्रधानमंत्री थे, सुन तो लो भैया, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया, और उसके कारण हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव को शहर से जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। और प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब चतुर्भुज लेन पूरे देश में 4 लेन बनाई गई, और बीच बीच में संकेतक लगते थे, बोर्ड लगते थे, उस पर अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो रहता था। कांग्रेस की सरकार आई, तुमने वो फोटो हटा दिए, तुमने अटल जी के फोटो हटा दिए। क्यों हटा दिए? अरे, आप अपने कार्यकाल में करते, आपने तो कभी एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी जब विकास के काम करती है, भारतीय जनता पार्टी जब समाज के सर्वांगीण विकास के काम करती है, भारतीय जनता पार्टी जब अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कल्याण की बात करती है, तो आप उसको मोड़ने का काम करते हैं, भ्रम पैदा करने का काम करते हैं, घुमाने का काम करते हैं। अरे, आपकी सरकारें रही तब आपने योजनाएं क्यों नहीं शुरू करी? आज मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना योजना प्रारंभ की तो कांग्रेस ने नकल में आपने अपनी कर दी कि हमारी सरकार आएगी, हम इतना देंगे। अरे भैया, थी तब करो ना, और जहां जहां आपकी सरकार है वहां क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग? अब्बास जी जवाब। मनोज जी, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है कि बार बार जातिगत जनगणना से हटने का काम माननीय पूर्व विधायक जी कर रहे हैं। मैंने एक लाइन में कह दिया, वो जातिगत जनगणना पर बात नहीं कर सकते। अटल जी की सरकार में क्या जातिगत जनगणना हुई थी? अटल जी की सरकार में जातिगत जनगणना हुई थी क्या? सर्वांगीण विकास ही तो होगा। अटल जी की बात करते हैं। अटल जी सुन लीजिए, अब आपका समय नहीं है, मेरा समय। जातिगत जनगणना अटल जी की सरकार में भी नहीं हुई। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि आपने कहा जातिगत जनगणना पे नहीं बोल रहे हैं। हमने कहा जो समाज हित में होगा भारतीय जनता पार्टी उसके साथ में खड़ी रहेगी, भागनी नहीं भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम जी, आपके बात समझ गए, आपने कह दिया कि जो समाज हित में होगा हम उसके साथ खड़े हुए हैं, यानी कि अगर जातिगत जनगणना समाज हित में है तो हम उसके साथ खड़े हैं। अब्बास जी, साफ बात है।
अब समाज हित भी ये तय करेंगे कि क्या चीज समाज हित में है और क्या नहीं है। बीजेपी की तरफ में समाज हित तय नहीं करता है, समाज हित तय होगा। ये देखिए फिर बोलने लगे, सुनने की आदत घनश्याम जी सुन लेते हैं जी। अब सबसे पहला विषय ये है कि अटल जी की सरकार में भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। अगर हम उपलब्धियों की बात करेंगे, जातिगत जनगणना की बात करेंगे, बिहार की सरकार, नीतीश जी की सरकार अगर जातिगत जनगणना का ऐलान करती है तो ये अपने कार्यकर्ताओं को भेज के और वहां पर उस पर रोक लगवाने की कोशिशें करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार कमलनाथ जी की जब देती है ओबीसी के वर्ग को अतिरिक्त आरक्षण, तो इन्हीं के लोग जाके वहां पर और कहते हैं कि साहब हमें आपत्ति है, इन्हीं के खड़े किए लोग। तो ये विरोधी लोग हैं। मंडल कमंडल की बात कर लीजिए, आगे की बात कर लीजिए, तमाम चीजों के अंदर ये आरक्षण विरोधी निकलेंगे और ये इधर उधर की बात करते रहेंगे। अटल जी पे चले जाएंगे, वहां नहीं चैन मिलेगा तो नेहरू जी तक पहुंच जाएंगे। वर्तमान परिस्थितियों में जातिगत जनगणना, कांग्रेस पार्टी उसके लिए खड़ी है। और आज भी हम कहते हैं मोदी जी से, जो हमने जो जातिगत जनगणना के आंकड़े इकट्ठे किए थे उनको सार्वजनिक कीजिए। अच्छा, आज अगर आप देशी हैं, अब्बास जी एक चीज बताइए, विधानसभा चुनाव आप जिस मुद्दे को उठाएंगे और बीजेपी को फंसाएंगे, तो क्या बीजेपी बहुत आसानी से फंस जाए क्या? वो भी तो एक राजनीतिक पार्टी है, वो भी तो राजनेता हैं। आप जिस मुद्दे को उठा के उन्हें फंसाना चाहते हैं, वो नहीं फंसना चाहते हैं, बहुत ईमानदारी से कह रहे हैं। क्यों घनश्याम जी? बिल्कुल, देखो मनोज जी, लाइट आ गई, मनोज जी ये हमारा काम नहीं हुई, लाइट आ गई, लाइट आ गई, 15 मिनट हो गए, लाइट आ गई। देखिए लाइट आ गई, घनश्याम जी ने बता दिया। 15 मिनट में लाइट आई है मनोज जी, आप कह रहे हैं 5 मिनट में। देखिए 5-7 मिनट में लाइट आ गई। इनका ये कहना है कि देखिए हमारे यहाँ हमारा कार्यकाल इसलिए 5-7 मिनट में लाइट आ गई है, आपके कार्यकाल में घंटों तक लाइट नहीं आती थी। ये जीवंत चर्चा है। ये मनोज जी मैं उस समय आज सबसे बड़ा उदाहरण ये है जी मनोज जी, उस समय जब मैं आपके साथ में कार्टून था दैनिक भास्कर में, जी तब हम कार्टून बनाते थे। बच्चों को सुबह दिग्विजय सिंह जी के समय में बच्चों को सुबह माँ बाप तैयार कर रहे हैं, तो पेड़ की जगह हाथ में मुझे पहनाने वाले कानून बनते थे उस समय। ये कार्यकाल था कांग्रेस की जमाने का, लाइट का, बिजली का। देखिए अब्बास जी, इतना तो तय है कि आपने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। यह मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी को परेशान करता, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी यही मुद्दा उठाया था। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि आप भले ही उठा लो, हम आपकी बातों में फंसने वाले नहीं हैं। हमारा अपना एजेंडा है, हमारे अपने विषय हैं और हम अपने विषयों पर उठाते हुए आपको भी फंसाने की कोशिश करेंगे। अब एक दूसरे को फंसाते हुए जनता के बीच जाकर जो भरोसा जिता ले, उसकी जीत हो जाएगी। मनोज जी, जनता हमारे साथ खड़ी है और ये जनता ने हमारा साथ 2018 में भी दिया था। हर आंतरिक सार्वजनिक सर्वे हमारी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और हम मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीतिक मुद्दे हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अगर उठाते होते तो शायद कांग्रेस इस देश से कभी सत्ता से बाहर ही नहीं होती। हमने नेशनल इंटरेस्ट में, स्टेट इंटरेस्ट में, हर एक व्यक्ति के इंटरेस्ट के अंदर कई कुर्बानियां दी हैं, सरकारों की कुर्बानियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी के जो लोग समझते हैं, जनता, आपके दर्शक जानते हैं, वो जानते हैं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अब्बास जी, इसीलिए आप बिल्कुल एकदम ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं कि आप सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं और इसी बात को दिल्ली के नेता जान चुके हैं, क्योंकि पूरी बीजेपी किसी धर्मशाला में जाकर नहीं बैठ गई है। दिल्ली के नेता जान चुके हैं, वो भी युद्ध स्तर पर उतर चुके हैं, नीचे जमीन पर उतर गए। आप अभी कमरों में बैठ के बैठक कर रहे हैं, लेकिन वो जमीन में पहुंच गए। उनको पता है कि हमारी जमीन ठीक नहीं है और कांग्रेस सत्ता की ओर बढ़ रही है, तो वो भी सत्ता से रोकने के लिए आपके सामने खड़े हो गए हैं। अब आपने जो मुद्दे उठा ले और बीजेपी इसमें फंसने वाली नहीं है, ये साफ नजर आ रहा है। अब किसके कितने मुद्दे जनता को यकीन दिला पाएंगे, इसका इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल घनश्याम जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अब्बास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर चर्चा हुई। और फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।